हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में ये पूरा हम लोग का यहीं चलेगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने डिफरेंशियल एम्पलीफायर और उससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो कवर किया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशन में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दो टाइप का होता है, एक आइडियल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का बेसिक फंक्शन, जो मेरा इनपुट सिग्नल है उसको 180 डिग्री फेज शिफ्ट करना है। कहाँ पर? आउटपुट में। वी इन अगर मैं कोई सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आउटपुट में उसका अपोजिट फेस का मुझे 180 डिग्री फेस का मुझे सिग्नल ऑब्टेन होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट शो किया है जिसमें R1 इनपुट रेजिस्टेंस है, RF फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये करंट आई R1 और RF के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो इस यहाँ पे मैं वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से मान लेता हूँ कि वी बी इज इक्वल टू वी ए और वी बी ग्राउंड है, दैट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। आई की मैं बात करूँ तो वी इन माइनस वी ए अपॉन R1 हो जाएगा। सिमिलरली ये आई हो जाएगा वी ए माइनस वी नॉट अपॉन RF। तो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है आप लोगों के लिए। और इस इक्वेशन से मैं इक्वेट करूँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ वी ए जीरो है, तो ये मैं वी इन बाई R1 और वी नॉट बाई R1 में निकाला हूँ। ठीक है। ये वाला करंट इज इक्वल टू ये वाला करंट, वही चीज़ मैंने लिखा है। ठीक है। तो ये दोनों इक्वेट कर दिया हूँ, तो वी नॉट अपॉन वी इन का रेशियो मिल जाएगा, जो मेरा क्या होगा? क्लोज लूप गेन। तो क्लोज लूप गेन क्या है मेरा? RF बाई R1, और वो भी नेगेटिव पोलरिटी लिए हुए। इट मीन्स वॉट एवर द सिग्नल आई एम अप्लाइंग एट द इनपुट ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आई एम गोइंग टू गेट 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफ दैट सिग्नल। सवाल ये उठता है कि ये दोनों सिग्नल्स क्या हैं? ये दोनों सिग्नल, ये इनपुट सिग्नल है एक पोलरिटी का, इसके अपोजिट पोलरिटी का हमको आउटपुट सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। इस सिग्नल को देखते हुए, इस एनालिसिस को देखते हुए कुछ एजम्पशंस हम लोगों ने मेड किए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू RF एंड R1। तो अगर RF इज़ ग्रेटर देन R1 होता है तो मेरा गेन जो है, वोल्टेज गेन जो है, ग्रेटर देन 1 होगा। RF अगर लेस देन R1 होगा तो वोल्टेज गेन लेस देन 1 होगा। इन दोनों केसेस को मैं स्केल चेंजर बोलता हूँ। इन दोनों की स्केल को चेंज करेगा, एम्पलीट्यूड को कम ज़्यादा करेगा। ठीक है। जो वोल्टेज गेन है उसको। और RF इज इक्वल टू R1 के केस में वोल्टेज गेन मेरा यूनिटी रहता है, इसको मैं फेस इन्वर्टर बोलता हूँ। मतलब जो भी सिग्नल मैंने अप्लाई किया उसका अपोजिट फेस आप लोगों को यहाँ पे मिला। ठीक है। आइडियल एम्पलीफायर ये हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एम्पलीफायर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का अरेंजमेंट शो किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि प्रैक्टिकल एम्पलीफायर में मैंने यहाँ पे एक लोड रजिस्टर लिया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ अजम्पशंस मैं मेड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो RN जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, लेकिन आइडियल के केस में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल होने के कारण इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। ओपन लूप वोल्टेज गेन या ओपन लूप गेन हम लोग बोल सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियल के केस में, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में लेस देन इनफाइनाइट होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस मेरा ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने के कारण ये ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू ज़रूर होगी। तो आइए देखते हैं क्लोज लूप वोल्टेज गेन प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन में ACL, ठीक है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन निकालना है। तो वोल्टेज गेन डेफिनेटली मेरा वी ई नॉट अपॉन वी इन होगा। ये आप लोग देख सकते हो फाइनल एक्सप्रेशन। तो मेरे को वी नॉट और वी इन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे आई इन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी टू करना पड़ेगा। आई बी टू यहाँ पे जीरो है। ठीक है। आई बी टू जीरो होने के कारण आई इन और आई एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। आई बी टू ज़ीरो होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये, वो काफ़ी हाई है। हाई होने के कारण जो मेरा आई बी टू है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। इसलिए उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं आई इन और आई एफ का। हम लोग आई इन क्या होगा? वी इन माइनस वी ए अपॉन R1। आई एफ क्या होगा? वी ए माइनस वी नॉट अपॉन RF। तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ,
वी नॉट इज इक्वल टू, मैं जान रहा हूँ ओपन लूप गेन इंटू वी डी होता है, तो ए ओ एल वी डी क्या है, डिफरेंस वोल्टेज वी वन माइनस वी टू या वी ए माइनस वी बी, ठीक है वही चीज़ है। अब वी वन जीरो है तो वी टू क्या है, वी ए है। वी वन इज इक्वल टू जीरो है तो वी टू क्या है, वी है। तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए ओ एल वी एम, ठीक है। वी ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए ओ एल, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं वी ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, ये आएगा। इसको जब मैं रीअरेंज करूँगा और आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो लूँगा तो मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आप कि मेरा इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का, ठीक है। प्रैक्टिकल एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये R1 है, ये RF अपॉन 1 प्लस AOL है, ये डिफरेंस वोल्टेज है। यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस Rin मैं लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे एक गेन वोल्टेज सोर्स है AOL इंटू VD, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस है और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं अपना आउटपुट वोल्टेज V0 ले रहा हूँ, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट सर्किट से एकदम क्लियर है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RF अपॉन 1 प्लस AOL इंटू Rin प्लस R1, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RF अपॉन 1 प्लस AOL इंटू Rin प्लस R1, यही मेरा क्या होगा, RINF, इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक होगा, ठीक है। सिमिलरली आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट शो किया हुआ है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए एक फीडबैक रेजिस्टेंस इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करते हुए मैंने लगाया है, दैट इज़ R1, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक। आउटपुट रेजिस्टेंस ROF मैं आउटपुट के अक्रॉस फाइंड आउट करूँगा और ROF क्या होगा, डेफिनेटली मेरा V नॉट अपॉन I नॉट होगा, क्लियर है। V नॉट अपॉन और I नॉट को जब मैं करता हूँ तो यहाँ पे मैं KCL अप्लाई करता हूँ, I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट इज इक्वल टू आपका IA प्लस IB हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे I नॉट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IA होगा, I नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IA, ये IB नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने के कारण आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो रहेगा और यही जो है जो मेरा IB करंट है उसको बहुत कम कर देगा एज़ कम्पेयर टू RA। तो RA के कंपैरिजन में IA के कंपैरिजन में कि में IB की वैल्यू बहुत कम होने के कारण I नॉट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IA हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे I नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, IA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो V नॉट और अपॉन I नॉट के टर्म में मिलेगा, ठीक। जब इसका रेशियो लेंगे तब हम लोग को फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा। फीडबैक रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इज इक्वल टू R0 अपॉन 1 प्लस AOL बीटा होता है, जहाँ पे बीटा इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस RF होता है, ये मेरा गेन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैंडविड्थ विद फीडबैक। तो बैंडविड्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि किसी भी एम्पलीफायर का जो बैंडविड्थ है वो उसके रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करता है जिसमें उसका गेन जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, द बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द गेन रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो टाइप का फ्रीक्वेंसी मैं आप लोगों को शो करूँगा, बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक दैट इज F0 और बैंडविड्थ विद फीडबैक दैट इज FF। तो UGB मैंने लिखा है, UGB का मतलब है यूनिटी गेन बैंडविड्थ अपॉन AOL, बैंडविड्थ विद फीडबैक में FF इज इक्वल टू यूनिटी गेन बैंडविड्थ 1 प्लस AOL बीटा अपॉन AOL हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं K कांस्टेंट मानता हूँ, ठीक है। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF अपॉन 1 R1 प्लस RF, ठीक है, और ACL इज इक्वल टू AOL K अपॉन 1 प्लस AOL बीटा। तो ये दोनों बेसिकली बैंडविड्थ विदाउट फीडबैक एंड बैंडविड्थ विद फीडबैक हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। लास्ट है मेरा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज विदाउट फीडबैक। टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट एंड इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो मेरा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि
कांस्टेंट टेम्परेचर और सप्लाई वोल्टेज के लिए जो मेरा टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो गेन का फंक्शन होता है। किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में गेन का फंक्शन होता है, लेकिन गेन जो है वो फीडबैक के साथ रिड्यूस होता है, और जब फीडबैक के साथ गेन रिड्यूस होता है तो टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो बहुत कम रह जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली जो है टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को VOOS अपॉन 1 + AOL बीटा से शो करता हूँ, जहाँ पे VOS जो है प्लस माइनस सैचुरेशन वोल्टेज है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो एक बार आउटलाइन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा, उसके बाद प्रैक्टिकल देखा। प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट किया? इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक, बैंड विथ फीडबैक एंड टोटल आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो इसको VOOSF मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट होने पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।